नमस्कार मित्रों, आज के वीडियो में मैं चीन के विदेश मंत्री वांग यी की भारत यात्रा के 3 दिनों के बारे में बात करूंगा, जहां उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार डोभाल और विदेश मंत्री जयशंकर से मुलाकात की। वांग यी की भारत यात्रा पर मेरे 4 विचार हैं। पहला, दोनों देशों ने केवल एक सामरिक पुनर्संयोजन टैक्टिकल रिसेट किया है। यह टैक्टिकल क्यों है, मैं थोड़ी देर में समझाऊंगा। दूसरा, भारत और चीन के बीच रणनीतिक संबंध नहीं है। अभी उनके पास यह रणनीतिक संबंध नहीं है और कम से कम जब तक मोदी सरकार सत्ता में है तब तक नहीं होगा। तीसरा, भारत अमेरिका के साथ रणनीतिक संबंधों के लिए प्रतिबद्ध है, चाहे ट्रंप कितने भी नखरे क्यों न दिखाएं। चौथा, वे सभी बातें जो भारत और विदेश के रक्षा विश्लेषक और रणनीतिक विचारक कहते हैं कि ट्रंप के टैरिफ्स ने भारत को चीन की ओर धकेल दिया है, वे गलत हैं। ये दोनों मुद्दे बिल्कुल भी जुड़े हुए नहीं हैं। अब मैं क्यों कहता हूं कि भारत और चीन के बीच रणनीतिक संबंध नहीं है? क्योंकि जब हम रणनीतिक संबंधों की बात करते हैं तो हम आपसी लाभ के लिए दीर्घकालिक प्रतिबद्धता की बात कर रहे होते हैं, और इसके लिए यह जरूरी है कि दोनों देशों के आपस में सामान्य संबंध हों, जो कि दोनों देशों के बीच नहीं है। आइए मैं इन्हें एक एक करके समझाता हूं। चलिए चीन से शुरू करते हैं। चीन के लिए वन चाइना पॉलिसी भारत चीन संबंधों की बुनियाद है। यह बात भारत में निवर्तमान चीनी राजदूत सुन वेडोंग ने अक्टूबर 2022 में कही थी। और उन्होंने यह क्यों कहा, इसका कारण यह था कि 2010 से शुरू होकर चीन भारत ने सार्वजनिक रूप से वन चाइना पॉलिसी का समर्थन करना बंद कर दिया था, जिसे सबसे पहले 1939 में स्पष्ट किया गया था। और भारत ने इसका समर्थन क्यों बंद किया, इसका कारण यह था कि 2009 से चीन ने जम्मू कश्मीर, उस समय लद्दाख जम्मू कश्मीर का हिस्सा था, और अरुणाचल प्रदेश के निवासियों को स्टेपल्ड वीजा देना शुरू कर दिया था। 1 साल के भीतर चीन ने जम्मू कश्मीर और लद्दाख के लिए स्टेपल्ड वीजा जारी करने की यह प्रथा बंद कर दी, लेकिन अरुणाचल प्रदेश के निवासियों के लिए यह जारी रखी, जो आज भी जारी है, क्योंकि उनका कहना है कि अरुणाचल प्रदेश दक्षिण तिब्बत है और वह चीन का हिस्सा है। तो यह विषय वांग यी और जयशंकर के बीच औपचारिक बातचीत में उठा, जहां वांग यी ने जयशंकर से पूछा कि क्या भारत ताइवान को चीन का हिस्सा मानता है, जिस पर जयशंकर ने जवाब दिया कि भारत के ताइवान के साथ बेहतरीन तकनीकी और सांस्कृतिक संबंध हैं। बाद में विदेश मंत्रालय की ओर से जारी बयान में स्पष्ट किया गया कि ताइवान पर भारत की स्थिति में कोई बदलाव नहीं आया है। तो यहां बताने वाली बात यह है कि पिछले 15 वर्षों से 2010 से शुरू होकर चीन भारत ने औपचारिक रूप से वन चाइना नीति का समर्थन करना बंद कर दिया है, जो चीन के लिए बेहद संवेदनशील और चुभने वाला मुद्दा है। लेकिन चीन इसे नजरअंदाज करने को तैयार है, क्योंकि वह बड़ी तस्वीर देखता है। वह बड़ी तस्वीर देखता है जिसे 1988 में ही तैयार कर लिया गया था, जब प्रधानमंत्री राजीव गांधी चीन गए थे और उन्होंने चीनी नेता देंग शियाओपिंग से मुलाकात की थी। और दोनों नेताओं ने इस बात पर सहमति जताई थी कि भारत और चीन के लिए एशियाई सदी के लिए मिलकर काम करना जरूरी है। तो चीनी दृष्टिकोण से एशियाई सदी की वही भावना कई उतार चढ़ावों के बावजूद दशकों से बनी हुई है। और आज चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग दोनों देशों के मिलकर ब्रिक्स को स्थिर करने की बात करते हैं, क्योंकि ब्रिक्स उस नए विश्व व्यवस्था के केंद्र में है जिसे तैयार किया जा रहा है। तो यह चीन की स्थिति है। वे बड़ी तस्वीर देख रहे हैं और भारत के साथ मौलिक स्तर पर जो रणनीतिक समस्याएं हैं उन पर वास्तव में ध्यान नहीं दे रहे हैं। अब भारत की कहानी पूरी तरह अलग है। भारतीय दृष्टिकोण, जैसा कि जयशंकर ने व्यक्त किया है, यह है कि दोनों देश उभरे हैं। चीन उभरा है, भारत उभरा है, जो कि सच है। लेकिन यह भी सच है कि दोनों के उभरने में असमानता रही है। चीन इतना उभर चुका है कि आज वह एक महाशक्ति है और वैश्विक भू राजनीति में बदलाव के लिए अकेले जिम्मेदार है, जिसे हम सदी में एक बार होने वाला बदलाव कहते हैं, जो भारत के मामले में नहीं है। लेकिन भारत यह मानना और अपने लोगों को बताना चाहता है कि क्योंकि वह भी उभरा है, इसलिए वह चीन के साथ क्षेत्रीय भू राजनीतिक प्रतिस्पर्धा में है। और इसके लिए एक बहाना भी है, क्योंकि यह बात सीधे नहीं कही जा सकती, तो चीन के साथ सामान्य संबंध न होने का बहाना सीमा विवाद में ढूंढ लिया गया है। तो जब हम सीमा विवाद को देखते हैं, क्योंकि जयशंकर बार बार कहते हैं कि जब तक यह हल नहीं होता, सामान्य संबंध नहीं हो सकते, तो सीमा विवाद वास्तव में 2 हिस्सों में बंटा हुआ है। एक है सीमा का समाधान, जो कि बेहद जटिल मुद्दा है, और यह दोनों देशों के 2 एसआर यानी विशेष प्रतिनिधियों अजीत डोभाल और वांग यी की जिम्मेदारी है। और दूसरा मुद्दा जिसका जयशंकर उल्लेख करते हैं, वह वास्तविक नियंत्रण रेखा LAC से जुड़ा है, जहां फिर से 2 मुद्दे हैं। एक है वास्तविक नियंत्रण रेखा पर शांति और स्थिरता बनाए रखना, जिसे दोनों पक्षों ने आज के समय में स्वीकार किया है।
और दूसरा मुद्दा जिसे जयशंकर ने वांग यी के साथ अपनी बैठक में उठाया था वह यह था कि वास्तविक नियंत्रण रेखा पर डी-एस्केलेशन की प्रक्रिया को आगे बढ़ना चाहिए। तो भारत जो कह रहा है वह यह है कि वास्तविक नियंत्रण रेखा पर डी-एस्केलेशन होना चाहिए, जो संभव नहीं है। यह संभव नहीं है क्योंकि ऐसा कहकर भारत ने लक्ष्य को बदल दिया है। अगर हम 10 सितंबर 2020 को मॉस्को में सर्गेई लावरोव की उपस्थिति में जयशंकर और वांग यी द्वारा हस्ताक्षरित संयुक्त बयान को देखें, जो सीमा पर वास्तविक नियंत्रण रेखा पर शांति और स्थिरता के लिए था, तो उसमें केवल डिसएंगेजमेंट की बात की गई है। इसमें डी-एस्केलेशन या फोर्सेस की डी इंडक्शन यानी पीएलए की वापसी का कोई जिक्र नहीं है, क्योंकि डी-एस्केलेशन का मतलब होगा कि पीएलए वहीं लौट जाए जहां वह मई 2020 में थी, जो कि नहीं होने वाला है। यह औपचारिक रूप से भी संयुक्त बयान में नहीं है। तो इससे भारतीय दृष्टिकोण से पूरी स्थिति बहुत जटिल हो जाती है। और जैसा कि मैंने कहा कि भारत यह दिखाना चाहता है कि वह चीन के साथ प्रतिस्पर्धा में है, तो जयशंकर ने एक बार फिर वांग यी से यह बात कही कि यह प्रतिस्पर्धा संघर्ष में नहीं बदलनी चाहिए। उन्होंने दोनों देशों के बीच सहयोग की बात बिल्कुल भी नहीं की। अब जब आप प्रतिस्पर्धा की बात करते हैं तो आप सोचने लगते हैं कि आखिर वह कौन सी प्रतिस्पर्धा है भारत और चीन के बीच, जिसके बारे में जयशंकर बार बार बात करते हैं। जहां तक इन दोनों देशों का सवाल है, अगर आप हार्ड पावर देखें तो प्रतिस्पर्धा के लिए शायद ही कोई जगह है। हार्ड पावर के 3 तत्व होते हैं। एक है अर्थव्यवस्था। आज चीनी अर्थव्यवस्था भारत की तुलना में 5 गुना बड़ी है, तो फिर प्रतिस्पर्धा कहां है। दूसरा है तकनीक। आज चीन पहले से ही ग्रीन टेक्नोलॉजी में अग्रणी है और बड़ी तकनीक में भी प्रमुख देशों में से एक है, तो फिर प्रतिस्पर्धा कहां है। तीसरी है सैन्य शक्ति। अस्वीकार्य रूप से आज पीएलए आधुनिक युद्ध के क्षेत्र में सबसे आगे है। एक बार फिर यहां पीएलए और भारतीय सेना के बीच कोई प्रतिस्पर्धा नहीं है। तो वह प्रतिस्पर्धा जिसके बारे में जयशंकर बार बार बात करते हैं, वह कम से कम दक्षिण एशिया के छोटे देशों के संदर्भ में है। भारत के पास एक औपनिवेशिक मानसिकता है, जिसमें वह हर चीज को शून्य राशि खेल के रूप में देखता है और यह मानता है कि वह अपने प्रभाव क्षेत्र को बनाए रखना चाहता है कि दक्षिण एशिया के सभी छोटे देश पारंपरिक रूप से जैसे भारत के प्रभाव क्षेत्र में रहे हैं वैसे ही बने रहें। इस तथ्य के बावजूद कि भारत और भूटान को छोड़कर आज दक्षिण एशिया के सभी देश चीन की बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव में शामिल हैं, तो यही वह जगह है जहां वे प्रतिस्पर्धा की बात करते हैं। इसका मतलब है, चलिए उदाहरण के तौर पर नेपाल की बात करते हैं। तो अगर नेपाल के प्रधानमंत्री भारत आते हैं तो भारत यह मानता है कि उसने नेपाल को चीन के प्रभाव क्षेत्र से खींच लिया है, कि उसे वहां नहीं जाना चाहिए। लेकिन चीन इसे इस तरह नहीं देखता। चीन पूरी तरह समझता है कि नेपाल को अपने दोनों पड़ोसियों से जो भी चाहिए वह मिलना चाहिए, क्योंकि उनकी सोच पूरी तरह अलग है। तो यही वह प्रतिस्पर्धा है जो वह चाहता है, और वह नहीं चाहता कि यह प्रतिस्पर्धा संघर्ष में बदल जाए। जहां तक सहयोग की बात है, जो कि 2 रणनीतिक संबंधों की बुनियाद है, भारत चीन के साथ ऐसा संबंध नहीं चाहता। इस तथ्य के बावजूद कि दोनों देशों ने सहयोग के लिए समझौता किया था, 2018 में वुहान में हुई पहली अनौपचारिक शिखर बैठक में, जहां प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने चीन भारत प्लस के चीनी फॉर्मूले पर सहमति जताई थी, जिसमें दोनों देशों को मिलकर सहयोग करना था ताकि प्लस यानी नेपाल जैसे छोटे पड़ोसी की मदद की जा सके। लेकिन भारत इससे बाहर निकल गया। वहां समझौते पर सहमति के बाद भी भारत की ओर से कुछ भी नहीं किया गया। इसी तरह अक्टूबर 2019 में चेन्नई में हुई दूसरी अनौपचारिक शिखर बैठक में शी जिनपिंग ने मोदी को त्रिकोणीय शांति की अवधारणा का प्रस्ताव दिया था, जिसमें भारत, चीन और पाकिस्तान के बीच शांति हो। वे मिलकर अपने साथ साथ पूरे दक्षिण एशियाई क्षेत्र के शांति, विकास और प्रगति के लिए काम करें। एक बार फिर मोदी सरकार ने इस पर कोई कार्रवाई नहीं की है। तो जैसा कि मैंने कहा, पूरा ध्यान अब केवल सामरिक पुनर्स्थापन पर है, और सामरिक अनुसंधान वह चीज है जिसमें भारत को मजबूरी में समायोजन करना पड़ा है। और मैं 2 कारण देख सकता हूं कि भारत ने यह समायोजन या सामरिक पुनर्संयोजन क्यों किया है। मेरे विचार में पहला कारण है भारत की मजबूरी कि उसे एससीओ शिखर सम्मेलन में जाना पड़े। प्रधानमंत्री मोदी वहां जाएंगे। उन्होंने शी जिनपिंग का निमंत्रण स्वीकार कर लिया है वहां जाने के लिए, क्योंकि मजबूरी ये है कि अगले साल 2026 में ब्रिक्स की अध्यक्षता भारत के पास है, और चीन के समर्थन के बिना यह अध्यक्षता सफल नहीं हो सकती। तो मैं इसे सामरिक पुनर्संयोजन का एक कारण मानता हूं। और दूसरा यह है कि सभी जानते हैं कि वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाएं अंततः चीन में ही जाकर समाप्त होती है। चीन के पास वह पारिस्थितिकी तंत्र है, विनिर्माण पारिस्थितिकी तंत्र। तो दूसरी बात है व्यापार, जो महत्वपूर्ण है।
देखिए, तथ्य यह है कि दोनों देशों के बीच सामान्य संबंध न होने के बावजूद आज द्विपक्षीय व्यापार 130 अरब डॉलर पर पहुंच गया है, जो कि आज भारत और अमेरिका के बीच के द्विपक्षीय व्यापार से थोड़ा अधिक है। तो यहाँ चीनी बड़ी तस्वीर को देखते हुए कुछ रियायतें दी हैं। भारत पर उर्वरकों, टनल बोरिंग मशीन और दुर्लभ पृथ्वी खनिजों और मैग्नेट्स पर लगे प्रतिबंध हटा लिए गए हैं। और भारत ने भी चीनी अनुरोध को स्वीकार कर लिया है कि जल्द ही सीधी उड़ानें शुरू की जाएंगी। और जहां तक व्यापार का सवाल है, भारत ने कहा है कि चीनी कंपनियों को महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे, दूरसंचार और संवेदनशील क्षेत्रों में अनुमति नहीं दी जाएगी, यानी वे क्षेत्र जो राष्ट्रीय सुरक्षा और रक्षा से जुड़े हैं, और चीन से आने वाली सभी परियोजनाओं को सबसे उच्च स्तर यानी प्रधानमंत्री स्तर पर मंजूरी दी जाएगी। तो बात यह है कि पूरा संबंध फिलहाल वास्तव में रणनीतिक है, इससे अधिक नहीं समझना चाहिए। और जैसा कि मैंने कहा, मोदी सरकार अमेरिका के साथ रणनीतिक संबंधों के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है, चाहे ट्रंप कितने भी नखरे क्यों ना करें। देखिए, बात यह है कि मोदी सरकार ने अमेरिकी व्यवस्था में, चाहे वह सैन्य क्षेत्र हो, तकनीक हो, विदेश नीति, कूटनीति, रक्षा या लोगों के बीच संपर्क, इन सभी में बहुत अधिक निवेश किया है। प्रतिबद्धताएं और निवेश इतने बड़े हैं कि भारत वहां से पीछे नहीं हटेगा। और यह भी याद रखिए कि अमेरिका में दुनिया का सबसे बड़ा आरएसएस प्रवासी समुदाय है। तो इसका कोई तरीका नहीं है। मेरा मतलब है कि मेरी राय में भारत, जहां तक मोदी सरकार का सवाल है, राष्ट्रपति ट्रंप के कार्यकाल के खत्म होने तक इंतजार करना पसंद करेगा, लेकिन वह अमेरिका के साथ अपनी प्रतिबद्धताओं से पीछे नहीं हटेगा। मैं पूरे संबंधों और चीनी विदेश मंत्री वांग यी की यात्रा को इसी तरह देखता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।